हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड को जानेंगे, सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, किसी भी एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बहुत ही इजी वे में करके सिखाऊंगा। बट शर्त यह है कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्किप कर रहे हैं तो आपको मेथड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है, अगर देखना है तो। ठीक, तो मेथड को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं, जिनको हम पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये देखी जाएगी, जो कंडीशन है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, वो देखनी है आपको। अगर मैक्सिमम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मिनिमम दे रखा है तो मिनिमम को सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है मैक्सिमम में। आज की इस वीडियो में जो हमने प्रॉब्लम लिया है वो लिया है मैक्सिमम पे, तो इसको कन्वर्ट नहीं करना है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो मैं लूँगा मिनिमम का, और फिर मिनिमम को कैसे मैक्सिमम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कैसे सॉल्व किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिर उसके बाद जो हमें देखना होता है वो देखना होता है जो सब्जेक्ट कांस्टेंट दे रखे होते हैं, वो दे रखे होंगे या तो इस वेरिएबल में या फिर इस वेरिएबल में। अगर आपका ये वेरिएबल है तो दो टाइप के वेरिएबल हमें यूज़ करने पड़ते हैं आइडेंटिटी बनाने के लिए। ठीक है, इसमें आपको वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है स्लैक। इस पर आपको कौन सा वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है? स्लैक, यानी कि प्लस में जोड़े जाते हैं। स्लैक मीन्स प्लस, ये भी ध्यान में रखना आपको माइंड में। और इस अगर जब कभी भी ये साइन आपको दिखे तो वहाँ आपको यूज़ करना है सरप्लस वेरिएबल, और सरप्लस वेरिएबल में नेगेटिव में कर दें, माइनस कर दें, तो वो भी हम सीखेंगे बात नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है आर्टिफिशियल में ज़्यादा यूज़ होता है, बिगेम मेथड वगैरह में। ठीक है, तो वो बिगेम मेथड भी मैंने पहले ही बना रखा है, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो रखी है, सरप्लस भी पता चल गया आपको। उसके बाद क्या देखा जाता है, जैसे सब्जेक्ट कांस्टेंट आपको दे रखे होंगे 2x + 3y > 5 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, और नेक्स्ट दे रखा है x - y, ये 2 दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि ये जो बाइज हैं क्या वो पॉजिटिव के हैं या नेगेटिव के हैं। सबसे नेक्स्ट चीज़ में आपको ये देखनी है, अगर 22 पॉजिटिव के तो चलो सही है, वो हमें 22 पॉजिटिव के ही चाहिए होते हैं। अगर आपका 22 नेगेटिव है तो आपको उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं? दोनों तरफ माइनस कर देंगे। जैसे इसको मैंने माइनस से तो पॉजिटिव बनाना है, क्या करेंगे -x + y, ये साइन इधर हो जाएगा और -2 से क्या हो जाएगा +2, तो ये 22 हमारा क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो 22 नेगेटिव है या वो भी देखना है, साइन भी देखना है, ये चीज़ आ गई। अगर प्रॉब्लम मिनिमम में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करते हैं मैक्सिमम में। ठीक, ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। अब आ जाओ प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंप्लेक्स मेथड, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज़ सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, मैक्सिमाइज। प्रॉब्लम हमें मैक्सिमाइज दे रखा है। ठीक है, मैक्सिमम में ही हमें करना होता है। z दे रखा है 6x1 + 8x2, और सब्जेक्ट टू में दे रखे हैं 30x1 + 20x2 <= 300, एंड सब दूसरा जो दे रखा 5x1 + 10x2 <= 110। ठीक, और जो हमारा x1 और x2 वेरिएबल है वो 0 या 0 से बड़े होंगे। देखो, अब कंडीशन पे आ जाओ। जो जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम चाहिए वो तो मैक्सिमम का चाहिए होता है, ऑलरेडी मैक्सिमम में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो साइन क्या दे रखे हैं, ये दोनों ही <= दे रखे हैं। ऐसे वाले साइन के लिए मैंने क्या बोला था? स्लैक वेरिएबल लगते हैं। कैसे लगते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर देखो 22, ये 300 प्लस का है, 110 ये भी प्लस का है। चलो, क्वेश्चन जो हमने लिया है, जो हमें दिया रखा है, वो प्रॉब्लम तो सारी जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो फुलफ़िल कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जिसमें कंडीशन फुलफ़िल नहीं होंगी और उसके में फुलफ़िल करके सॉल्व करना होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, आपको एग्जाम में कैसे लेना है मैं वैसे ही सॉल्व करूँ तो। ठीक है, पूरा लैंग्वेज वाइज, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको देखिए स्टेप 1 में क्या लिखना है। आप स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? स्टेप 1 में क्या लिखेंगे आप? गिवन प्रॉब्लम
is already a maximum problem। ठीक, ये चीज़ आपको लिखनी है। पहली जो नेसेसरी कंडीशन होती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम चाहिए होता है, वो ऑलरेडी हमें दे रखा है। स्टेप टू में आप क्या लिखेंगे? स्टेप 2 में लिखेंगे, देखिए ऑल बाइज आर पॉजिटिव चाहिए होते हैं। 300 110 पॉजिटिव के हैं, तो आप सेकेंड में लिख देंगे ऑल बाइज आर पॉजिटिव, जो कि हमें चाहिए होता है, यानी कि फिर पॉजिटिव की जगह नॉन नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या करना है? देखिए स्टेप 3 में क्या करना होता है, हमें इंट्रोड्यूस करना है स्लैक वेरिएबल फॉर दिस साइन। इस साइन के लिए कौन सा वेरिएबल यूज़ करते हैं? स्लैक वेरिएबल। क्योंकि 2 इक्वेशन है तो 2 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे, पहले वाले के लिए x3 और दूसरे वाले के लिए x4। ठीक है, तो देखिए स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल x3 एंड x4। ठीक, कैसे? अब देखो ये जो इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाएगी? 30x1 प्लस 20x2, ओके। x3 इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर, और इस वाले में चूँकि नेक्स्ट वाले में x4 इंट्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर आप x4 को 0x4 लिख सकते हो। और इधर क्या है, इन इक्वेशन से इक्वेशन में कन्वर्ट होके 300 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गई। और नेक्स्ट जो होगा 5x1 प्लस 10x2, इस वाले में चूँकि x4 इंट्रोड्यूस करना है, तो x3 की जगह पर हम लिखेंगे 0x3, और यहाँ इंट्रोड्यूस कर दो x4, और इधर क्या था 110। जो वेरिएबल यूज़ करने का मेन मोटो होता है, हम सिंप्लेक्स टेबल में जब बनाएंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोले तो क्या होता है, 2 के लिए है तो हमें ये ऐसा चाहिए 1 0 0 1। अब वो कहीं से भी मिलता हुआ दिखे तो हो जाता है, तो मुझे यहाँ से मिल रहा है 1 0 0 1 मिल रहा है 2 के लिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, मिल गया है। तो देखिए हमारा जो z है वो उसे हम कैसे लिखेंगे? देखो z तो हमें दे रखा है 6x1 प्लस 8x2, ये हमें दे रखा है, लेकिन हमने वेरिएबल सिलेक्ट कौन से यूज़ किए हैं? x3 एंड x4, तो उसको ऐसे लिखेंगे 0x3 0x4। आई बात समझ में? अब जो ये 6 है, ये 8 है, ये 0 है, ये 0 है, ये क्या है? जब सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, और ये हमारा C4 है। ठीक, अब C3 एंड C4 किसके वेरिएबल है? यहाँ। तो जो सिंप्लेक्स टेबल में हम जब बनाएंगे तो हमें क्या लेना है? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहाँ बन रही है उसी का C हमें लेना होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये लेना होगा और ये लेना पड़ेगा C3 और C4 जब हम क्या बनाएंगे? सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ तक आप आ गए, सारी नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम आएंगे हमारे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल पर। अब इन सब की हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो अभी हम आएंगे अपने सिंप्लेक्स टेबल पर। चलिए आते हैं। तो ये हमारा सिंप्लेक्स टेबल है। ओके, आपको ऐसे ही लिख लेना है। आपको ऐसे टेबल बनानी है, सी बी लिखना है पहले, वाई बी लिखना है, फिर एक्स बी, ऊपर सी जे y1 y2 y3 y4। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। और इधर एक कॉलम बनाना है मिनिमम रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स पी अपॉन वाई बी। और ये क्या होता है भाई, वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, और जो जेड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन जेड इसको सी बी एक्स बी, ये बना लेनी है आपको। ठीक, ये चीज़ हो गई। ये चीज़ जब हो गई है तब देखो जो हमारा नेक्स्ट मिला था अभी तक हमें, उस पर हमें बात रखनी है। उस पर बात क्या रखनी है? देखो इनका हमें उपयोग करना है, इनकी मदद से हमें बनानी पड़ेगी सिंप्लेक्स टेबल। वो कैसे? देखो इसको आप सामने रखो और सिंप्लेक्स टेबल बनाओ। देखो कैसे बनेगा। मैंने क्या बोला था, ये आपका C1 होता है। ठीक है, C का कॉलम है, तो C1 कितना है हमारा? 6 है। C2 कितना है? 8 है। C3 कितना है? 0 है। C4 कितना है? 0 है। लिख दिया।
ओके, इसके बाद आप आ जाओ, मैंने बोला था आपको क्या लेना है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है उसी को लेना होता है C3 में की कॉलम में। तो यहाँ C3 है और C4 देखो, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आएगा C3, यहाँ आपका आ जाएगा C4, ठीक है। और C3 कितनी है आपकी, C3 है आपकी 0 और C4 भी कितनी है 0, वो भी लिख दिया। और यहाँ आपका आ जाएगा Y3 और यहाँ आपका आ जाएगा Y4, ठीक। फिर Y3 है तो यहाँ आ जाएगा X3 और यहाँ आ जाएगा आपका X4। X3 कितना आएगा, X3 में लिखे जाते हैं 22, 300 और 110, यहाँ आ जाएगा 300 और यहाँ आ जाएगा 110, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या करना है, देखो जो Y वाला कॉलम है यहाँ आपका 30, 20, 1, 0 वो आपके यहाँ लिखे जाएंगे, 30, 20, 1, 0, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या लिखे जाएंगे, 5, 10, 0, इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ आप लिख देंगे 5, 10, 0, 1। अब ये कॉलम खाली है, ये कॉलम पहले नहीं निकाला जाता है, ये एक स्टेप के बाद होता है। देखो आपको जो अब आपका क्या निकालना है, डेल J निकालना है। ये आपका del 1 है, ये del 1 2, del 3, del 4। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी किसी कॉलम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो मेंबर्स आ रहे होते हैं 1 0 0 1 ऐसे अगर आपको दिखता है, ये तो 2 के लिए किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 के लिए करेंगे, तो सीधा सीधा आप क्या करो, ट्रिक किए हैं यहाँ 0 कर दो कैलकुलेशन से बचने के लिए। कैलकुलेशन करोगे तो भी आपका 0 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट 0 लिखो, ठीक, क्योंकि 1 0 0 1 दिख रहा है तो डायरेक्ट 0 लिख दो। अब आपको सिर्फ ये 2 कैलकुलेट करने हैं। देखो सिंपलेक्स टेबल आपको कब तक बनाना होता है, सिंपलेक्स टेबल आपको तब तक बनाना होता है जब तक कि ये जो del J's हैं, del 1 del 2 जितने भी हो आपको निकालने होंगे, तब तक करना होता है जब तक कि या तो ये सारे 0 ना आ जाए या फिर नेगेटिव ना आ जाए, मतलब कोई भी पॉजिटिव का नहीं बचना चाहिए, या तो 0 आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो। अगर ऐसा आता है तो आपको आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है और वहीं पे आपको रोक देना होता है, और जो कैलकुलेशन Z दे देगी वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ चलानी होती है। तो देखो ये तो 0 0 आया, चलो ठीक है, अगर ये भी नेगेटिव और 0 दे देता है दोनों, तो हम यहीं पे रोक देंगे, सिंपलेक्स टेबल हमें और नहीं बनानी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव आ जाता है तो हमें हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें उसके लिए नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे, वो अभी देखते हैं। चलो del J निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। del J जो फॉर्मूला होता है वो होता है CJ, ब्रैकेट के अंदर लिख दो समेशन CB इंटू YB, ये फॉर्मूला होता है। आपको del 1 निकालना है, यानी कि यहाँ क्या लगेगा C1 और वही फॉर्मूला समेशन CB YB। देखो del 1 निकालना है तो C1 कितना है हमारे पास 6 है, तो यहाँ C1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ब्रैकेट, और CB इंटू YB उसी के करस्पॉन्डिंग CB इंटू YB 0 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 30 प्लस 0 इंटू 5, 0 इंटू 5, तो आंसर क्या आ जाएगा del 1 हमारे पास, del 1 आ जाएगा हमारा 6, तो यहाँ हम क्या रख देंगे 6। सिमिलरली अब जब आप del 2 निकालोगे इसी फॉर्मूले से C2 माइनस समेशन CB YB, तो del 2 C2 हमारा 8 है माइनस CB YB करोगे तो फिर से चूँकि 0 है, 0 इंटू 20 अंदर क्या जाएगा 0 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 10 क्या दे देगा 8, तो ये 8 आ जाएगा। ओके, मैंने क्या बोला था कि या तो दोनों 0 सारे 0 मिलने चाहिए या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव का कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ तो देखो ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है आपको ये देखना है, क्योंकि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला है। सारे या तो 0 से नहीं है 0 से लेस नहीं है, कभी भी पॉजिटिव नहीं छूटना चाहिए, तो पॉजिटिव छूट रहा है, 2 छूट रहे हैं एक्चुअली, और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो इसे यहाँ तीर का निशान लग दो और इसे बोलते हैं हम इनकमिंग वेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर। आई बात समझ में, ये हमारा इनकमिंग वेक्टर है।
अब जो मैंने बोल रहा था फॉर्मूला क्या बनेगा मिनिमम रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट सिंप्लेक्स स्टेट बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए हमें मिनिमम रेशियो चाहिए होगा। तो इनकमिंग वेक्टर कौन सा है, देखो तीर के नीचे किधर जा रहा है, y2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा y2। अब आपको निकालना है मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो xp अपॉन y2, xp अपॉन y2 यानी कि 300 अपॉन y2 कितना है 200, सॉरी 20। तो उसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 15। फिर देखो यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या जाएगा 11। अब आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। देखो यहाँ से मिनिमम रेशियो कौन सा है 11 है, इधर से ये इधर जाएगा, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे आया ठीक है निशान, और ये जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो कट कहाँ पे हुआ 10 पे। तो 10 हमारा है की एलिमेंट। अब यहाँ से ध्यान से सुनना है, ये हमारा क्या है की एलिमेंट है। और जब की एलिमेंट आता है तो हमें पता ये चल रहा है इस टेबल से कि हमें जो नेक्स्ट सिंप्लेक्स स्टेट बनानी है, यानी कि C4 को कौन रिप्लेस करेगा, C4 को रिप्लेस करेगा C2, 8, ये 8 रिप्लेस करेगा C2 को नए सिंप्लेक्स टेबल में। और ये जो 10 है नए सिंप्लेक्स टेबल में, इस 10 को मुझे बनाना होगा 1। ओके 10 को क्या बनाना होगा 1, और 10 के ऊपर वाले जो भी ऊपर नीचे जो भी होंगे की एलिमेंट के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट को हमें हमेशा 0 बनाना होता है। ठीक है, वो कैसे बनाना होता है अभी हम देख लेंगे। इतनी चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। अब हम अपना बनाते हैं नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से वही बना के रखना होगा, टेबल बनानी आनी चाहिए, ऐसे ही फिर से आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद देखो आपको क्या करना है, अभी मैं बता दूँ आपको क्या करना है। जो हमारा है वैसे का वैसे तो लिख दो, C3 को रिप्लेस नहीं हो रहा है, C3 वैसे का वैसे ही है। C3 कितना है हमारा 0 है। अब C4 को कौन रिप्लेस कर रहा था, इधर ये तीर इधर गया है ना, तो C2 रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखोगे C2 और उसकी जगह लिख दोगे 8, यहाँ आ जाएगा y3 और यहाँ आ जाएगा y2। ठीक, यहाँ y2 आ जाएगा और आप यहाँ क्या लिखोगे x3। अब x3 आपको पूरा नहीं लिखना है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका x2, ये भी नहीं लिखना है। अब ट्रिक ये है, क्या है ट्रिक, मैंने क्या बोला था की एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है। यहाँ देखो की एलिमेंट कितने 10 है, 10 को मुझे 1 बनाने के क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में क्या करना पड़ेगा 10 से भागा देना पड़ेगा। दे दो भागा, जब भागा देंगे तो क्या आएगा, देखो 110 को 10 से भागा दोगे 11 आएगा, 5 को 10 से भागा दोगे 1/2 आएगा, और 10 को भगा देंगे 1 आएगा। ये हमारा की एलिमेंट था 1। 0 को भगा देंगे 10 से तो 0 आ जाएगा, और 1 को भगा देंगे 10 से तो 1/10 आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गई, यहाँ तक आ गया। अब मैंने बोला था कि जो की एलिमेंट होता है उसके जस्ट ऊपर वाले हमें क्या चाहिए बनाना होता है 0। ठीक, उसके ऊपर वाले जस्ट को क्या बनाना होता है 0। और ये कैसे बनाई जाती है अब वो मैं आपको सिखाता हूँ। आपका जो भी मेंबर आया है अभी यहाँ पर 11 1/2 1 0, आपको क्या करना है यहाँ लिख देना है 11 1/2 1 0 1/10 लिख दिया। ओके, लिखने के बाद आपको क्या करना है, जिसको आपको 0 बनाना है ऊपर वाले उसको भी यहाँ लिख दो, उसके सारे मेंबर्स को। कहाँ से शुरू करेंगे, x वाले से शुरू करते हैं। x3 हमारा कितना था 300, फिर क्या था 300 के बाद कितना है 30 20 जो भी है वो लिखते जाओ। यहाँ पर 30, यहाँ हमारा की एलिमेंट 1 है, 1 के ऊपर कितना है 20, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 0 है, ये हमने लिख दिया ये सारे एलिमेंट। ठीक, 1 पे मैंने थोड़ा बार लगा लिया है। अब आपको टारगेट क्या है कि मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, इस एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, सीधी सीधी आपको नज़र आ रही होगी कि 0 तभी बनेगा जब मैं इसमें 20 से गुणा करूँगा और उसमें से घटा दूँगा, है ना। यही काम करना है, कर लेते हैं तुरंत। फिर से एक बार लिख दो 30 और 330। ऊपर वाला तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाला वैसे का वैसा, नीचे वाले में 20 से गुणा करनी है, कर दो 20 से गुणा,
11 दूनी 22, फिर यहाँ 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। और 20 से गुणा करेंगे 1/10 यानी यहाँ क्या जाएगा 2। फिर क्या करना है, माइनस कर दो, माइनस घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 80, यहाँ जाएगा 20, यहाँ 0 चाहिए तो 0 मिल गया, 1 में से 0 गया 1 और यहाँ से क्या जाएगा -2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, जो आपको यहाँ मिला है 80 20 0 1 -2, वो आपको कहाँ लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। लिख दो, क्या आया था, x3 हमारा क्या हो जाएगा 80 20 0 1 -2। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। ओके, देखो 1 हमारे की एलिमेंट ये था, उसको की एलिमेंट को अपने 1 बनाया, 1 के ऊपर 0 चाहिए था, बन गया। अब फिर से वही कैलकुलेशन दोबारा करनी है। और यहाँ हमारा जो C1 कितना था, C1 6 था, C2 8 था, C3 0 था, C4 0 था, वो भी हमने लिख दिया। ओके, ये चीज़। अब फिर से कैलकुलेशन करो। देखो Z आपको पहले कैलकुलेट नहीं करना, खाली में टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। अब मैंने एक ट्रिक ये भी बोली थी, जब भी आपका 1 0 0 1 ये सब दिखता है तो उधर क्या कर देना होता है, डायरेक्ट 0 कैलकुलेशन करके देखो, तब भी आपको 0 ही मिलेगा। तो ये दोनों 0 हो गए। अब आपको del 1 और del 4 काउंट करना है। किस फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से। del j इक्वल टू क्या होता है, CJ माइनस समेशन CB इंटू YB, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो हमें क्या काउंट करना है, del 1 यानी कि C1 कितना है 6 रख दिया, और CB इंटू YB 0 इंटू 20, अंदर हो जाएगा 0 इंटू 20 प्लस 8 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/2। ठीक है, 6 माइनस ये तो 0 हो गया, यहाँ से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 - 4 तो क्या आ जाएगा 2। तो del 1 हमारा कितना है 2 है। इसी फॉर्मूले से जब आप del 4 निकालेंगे तो del 4 आपका आ जाएगा -4/5। देखो मैंने बोला था, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन पर बात करनी है ना। देखो ये नेगेटिव है, सही है, 0 चाहिए था मिल गया, ये भी 0 चाहिए था मिल गया, ये पॉजिटिव का आ गया। इसने फिर बात बिगाड़ दी। ठीक है, इसने फिर अपनी बात बिगाड़ दी। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन तब तक नहीं मिलता या तो सारे 0 ना हो जाए या 0 से कम ना हो जाए। ठीक है, दोनों में से कोई भी मिलना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव का नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ तो पॉजिटिव का बचना है और यही सबसे बड़ा हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल के लिए इनकमिंग वेक्टर। तो अब की बार हमारा y1 क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर। ठीक, तो y1 कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ से। ओके, अब हमें मिनिमम रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 xp/y1 निकालो। xp/y1, xp कितना है 80, y1 कितना है 20, कितना आ जाएगा 4, फिर x कितना है 11, y1 कितना है /1 यानी कि 11 ही आ जाएगा। तो मिनिमम रेशियो कितना है 4 है। ठीक, अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट भी बताऊंगा, उससे आप नोट करके लिख भी लेना। अब ये मिनिमम रेशियो ये कहाँ जा रहा है, देखो पेंसिल से लिखो, ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है। ठीक, और ये कहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था ऊपर। कट कहाँ पे किया 20 पे, तो 20 हमारा क्या है की एलिमेंट। तो नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल में क्या करना है, 20 को 1 बनाना है और 1/2 को 0, सिमिलर वे में जैसा अभी हमने किया था उसी तरीके से। और लेकिन जो नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनेगी उसको कौन रिप्लेस करेगा, C3 को रिप्लेस करेगा C1, क्योंकि यहाँ आया है इनकमिंग वेक्टर। आई बात समझ में इतना। चलिए यहाँ तक हो गया। अभी भी हमें हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला है। मैंने आपको एक बोला था कि नोट कर लेना। नोट क्या करना है, देखो कभी आप मिनिमम रेशियो निकालते हैं, अगर कभी नेगेटिव आता है, सपोज करो यही नेगेटिव आ जाता, +4 की जगह -4 आ जाता और ये +11 था। हालांकि -4 छोटा होता है, 11 बड़ा है, लेकिन आपको -4 नहीं लेना है। कभी भी मिनिमम रेशियो में अगर नेगेटिव आता है तो उसको नहीं काउंट किया जाता है, उसको हटा के बाकी देखा जाएगा। ये आप नोट कर लेना। ठीक,
तो अभी भी हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला है, तो अभी हमें फिर से हमें नई सिंपलेक्स टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से हमने ऐसा बना लिया है, आप भी बना के रख सकें। यही टेबल आपको बार बार बनानी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो हमारा C1 कितना था, 6 था, C2 8 था, C3 0 था, C4 0 था। मिनिमम रेशियो के लिए भी लिख दिए हैं। और आपको ये मान के चलना है क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि कम से कम मुझे 3 सिंपलेक्स टेबल तो बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे एग्जाम में, ये मान के चलो। अब मैंने आपको बोला था C3 को कौन रिप्लेस कर रहा है आपकी बार नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल में, C1, Y1 की तरफ गया ना C1, तो नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल में यहाँ पर क्या आएगा, C1, यहाँ पर Y1 हो जाएगा और यहाँ पर X1 हो जाएगा। अब क्या आएगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन C1 हमारा फिक्स है। C1 कितना हो जाएगा, 6, और बाकी C2 तो नहीं बदल रहा है, C2 की जगह वही रहेगा। C2 हमारा कितना है, 8 है, तो यहाँ Y2 हो जाएगा और यहाँ पर X2। अभी ये चीज़ हमें काउंट करनी है। ओके, चलिए अब आते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाऊँ, चूँकि मुझे यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी, वैल्यू लिखनी है ना, उसके लिए देखो ये हमारा की एलिमेंट था इससे प्रीवियस वाला, तो की एलिमेंट को मुझे क्या करना है, 1 भरना है, यानी कि इसको 20 से डिवाइड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, 20 से डिवाइड करते हैं। 20 से डिवाइड, जब 20 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, 20 से डिवाइड करें, यहाँ आ जाएगा 1/20 और यहाँ आ जाएगा -1/10। 20 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक। अब उसके नीचे वाला, तो ये इसको हमने 1 बनाया, तो इसको क्या बनाना पड़ता है, 0। और अभी मैंने प्रोसेस बताया था, क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को नीचे लिख लो, 4 1 0 1/20 माइनस के 1/10 लिख दिया। और जिसको मुझे 0 बनाना है उसको ऊपर लिखते हैं। किसको 0 बनाना है, इस वाले को बनाना है, तो इनके सारे एलिमेंट्स को लिख दो ऊपर, अभी सिखाया था। तो लिख देंगे, यहाँ क्या आएगा 11, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ 1/10। ठीक, किस वाले को बनाना है 0, देखो ये इसको 1 बनाया था ना, Y1 का एलिमेंट हमारा ये है, इसको मुझे 0 बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ 1 है, इसको 0 बनाना है, तो 1/2 में से 1/2 घटेगा तभी तो 0 बनेगा, यानी कि मुझे इस वाले में 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो वही मैं करूँगा, इस वाले में मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/2 से। तो फिर से लिख दो 11 1/2 1 0 1/10, ऊपर वाला तो वैसे का वैसे लिख दिया, नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0 और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40 और ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/20। ये 0 बनाना है, ये हमारा टारगेट है। क्या करना पड़ेगा, माइनस 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 और ये हो जाएगा प्लस, घटाने पर चिन्ह बदलती है। जब हम ऐसा करेंगे तो करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आएंगी वो कुछ इस प्रकार से आएंगी। तो 11 - 2 क्या हो जाएगा, 9, 1/2 में से 1/2 क्या, 0, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 1/40 आ जाएगा और 1/10 और 1/20 को आप जोड़ लेना और सॉल्व कर लेना, तो आपको मिल जाएगा 3/20। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को कहाँ लिखनी है हमें, यहाँ लिख देनी है, इसमें यहाँ पर लिख दो। पहले क्या मिला हमें, x2 हमारा 9 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 0 आ जाएगा जो कि चाहिए था, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 1/40 हो जाएगा और यहाँ पर 3/20 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। हो गया इतना। अब आपको क्या काउंट करना है, सबसे पहले डेल जे काउंट कर लो। देखो यहाँ पर 1 0 है, 0 1 है, मैंने ट्रिक समझाया था, इधर क्या आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा। अगर ये दोनों 0 या फिर नेगेटिव आते हैं तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव का आता है तो फिर से नया सिंपलेक्स टेबल बनानी पड़ेगी मिनिमम रेशियो निकाल कर। ठीक है, तो डेल जे हमें डेल 3 चाहिए और डेल जे का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। डेल जे इसका होता है सी जे समेशन के अंदर सी बी इंटू
वाई बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है, C3। तो del 3 निकालना है, तो यहाँ C3 कितना हो जाएगा 0। देखो C3 हमारा कितना है 0 है। तो अब किससे गुणा करनी है, 6 × 1/20 अंदर आ जाएगा, 6 × 1/20 प्लस, चूँकि जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूँ, फिर आ जाएगा 8 × -1/40, 8 × -1/40। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो जो हमें del 3 मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद -1/10 मिल जाएगा। ठीक, और सिमिलर फॉर्मूले से del 4 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे C4 माइनस समेशन CB × YB, जैसे हमने किया। तो C4 हमारा कितना है 0, CB कितना है हमारा 6 × क्या हो जाएगा -1/10 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 8 × 3/20। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा -3/5। अब देखो जो del J हमें मिल रही है या तो 0 है या फिर नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव का नहीं छोटा है ना। तो यहीं पे आपको रुक जाना है। आप फिर लिखेंगे सिंस ऑल del J's आर ईदर नेगेटिव और 0 हेंस आर ऑप्टिमल सोल्यूशन इज रीच्ड आउट, ये आपको लिख देना है। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिल चुका है, ये लिख दोगे आप। और लिखने के बाद आपको करना है कैलकुलेशन, z आपको निकालना है। z के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CB × XB, यही तो आपको चाहिए ना z। तो z निकाल देते हैं। देखो z इसका टू फॉर्मूला क्या है, CB × XB समेशन में। तो CB क्या है 6 × XB कितना है 4 प्लस 8 × 9, 6 चक्कू 24, 8 9 72, जोड़ दो 4 और 2 6 और 7 और 2 9, 96। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 96 आ जाएगी, जो कि आपको निकालना था। किस पॉइंट पे मिला है, एट x1 हमारे कितना है 4 पे मिला है। x1 हमारा 4 है और x2 हमारा कितना है 9 है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको और एक चीज़ भी बता देता हूँ, शायद आपको पता हो या ना हो। सपोज़ करो इतना हो गया, आपका काम बन गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट नोट है वो आपको यहाँ आनी चाहिए, याद रखनी है। देखो सपोज़ करो यहाँ पर XB की जगह पर आपका x3 आया होता और यहाँ पर आपका x2 ही है। चलो x2 9 है, x3 आपका कुछ 4 आया है, चलो ये मान लेते हैं। अगर ऐसा आया होता तो आप क्या x1 4 और x2 9 लिखते हैं? जी नहीं, ऐसा हम नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, x1 और x2 में दे रखा था। तो अगर XB के टेबल में अगर x1 हमें नहीं मिला है तो आप x1 को 0 बोलेंगे, क्योंकि वो मिला ही नहीं है। और x2 जो मिला है उसे हम ले लेंगे, x2 हमारा क्या हो जाएगा 9। तो आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।